राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर दिमाग। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड देखते हैं। लिखा हुआ है हु डू यू थिंक ऑफ, किसके बारे में आप सोचते हैं। व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, जब आपको ये जीनियस नाम का वर्ड सुनाई पड़ता है। अगर आप जीनियस शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हु इज़ अ जीनियस, जीनियस कौन है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़, और आपको क्या लगता है कि कौन से गुण जो है एक जीनियस में होते हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago। तो आज हम लोग जो है एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। who took the world, जिसने संसार को ले गया by storm, तूफान के द्वारा about 100 years ago, सैकड़ों 100 साल पहले। in the summer of 1905 the 26-year-old published in quick succession, यानी कि 1905 में 26 साल के इस प्रकाशित किया क्विक सक्सेशन, जिसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, जिसमें 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स हुए अबाउट लाइट। अब लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों के गति के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, जो चलते फिरते मनुष्य में इलेक्ट्रोडायनामिक होते हैं, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, उसके जो कार्य हैं वो साइंटिफिक जर्नल्स में कुछ पेजेस में लिखे गए, बट चेंज्ड फॉर एवर आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। एंटायर कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को, समय को और स्पेस को समझने की शक्ति को उसने बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम, और नाम को एकदम बदल करके क्या रख दिया, आइंस्टीन, इनटू अ साइनोनिम फॉर जीनियस, जो कि जीनियस शब्द का साइनो भी है, यानी साइनो मतलब पर्यायवाची। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स, आज भी यानी कि अब भी अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है यानी प्रतिभा संपन्न जो गुण है वो आज भी राज्य करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था वो 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक नगर उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, उस समय उनको कोई आभास नहीं था कि वो योग्य पुरुष बनेंगे। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थाट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, उसकी माताजी हमेशा सोचती थी कि उनका बच्चा एक सनकी है। फ्रीक का मतलब सनकी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनकी माता के लिए जो उनका सिर था, यानी कि जो सिर उनका था वो बहुत बड़ा लगता था। एक सामान्य बच्चों की अपेक्षा उनका सिर जो था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, मतलब 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन बात नहीं कर पाते थे, यानी कि बोल नहीं पाते थे। व्हेन फाइनली ही डिड लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो हर चीज़ों को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और आइंस्टीन को ये तक नहीं पता था कि वे अन्य बच्चों से किस प्रकार व्यवहार करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे उनको उबाने वाले भाई कहा करते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो जो यंगस्टर्स थे जो ये छोटा बच्चा था वो प्लेड हिम बाय हिमसेल्फ, वो स्वयं ही खेलता रहता था। मच ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय तक की, यानी कि जब उन बच्चों के साथ वो नहीं खेलते थे तो उनको उबाने वाला भाई या ब्रदर बोलते थे, तो स्वयं अपने आप पे ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और मुख्य रूप से विशेष रूप से उनको जो मैकेनिकल टॉयज थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा,
लुकिंग का मतलब देखते हुए एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्म लेने वाली बहन माजा, हिज सेड, उन्होंने कहा, टू हैव सेड, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब उनकी छोटी सी बहन का जन्म हुआ तो अपनी बहन को देख करके उन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है, पर उसके पहिए कहाँ हैं, सुंदर है लेकिन पहिए कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर ने एक बार उनके पिताजी को बताया था, डैट व्हाट आइंस्टीन चूज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। तो क्या हेडमास्टर ने बोला था उनके पिताजी से कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय चुने, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, वुडंट मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, लेकिन उनको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता जी उनसे चाहती थी ऐसा। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेटोर वायलिनिस्ट, और उसके बाद में वो एक बहुत ही शौकिया रूप से, एमेटोर मतलब शौकिया रूप से वायलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपने इस गुण को, कौशल को अपने जीवन भर बनाए रखा, यानी कि अंतिम तक की वो अपना वायलिन वादक रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो हाई स्कूल में म्यूनिक में जाते थे। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ से उनका जो परिवार था वो चला गया था जब वो केवल 15 साल के थे, 15 मंथ के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वो हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन जो आइंस्टीन थे उनको स्कूल के कठोर अनुशासन से नफरत थी। रेजिमेंटेशन का मतलब कठोर अनुशासन, उससे इनको तकलीफ होती थी, यानी दिक्कत होती थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्राय उनके टीचरों के साथ में भी उलझ जाया करते थे। क्लैश्ड विद का मतलब उलझ जाना। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन ने महसूस किया, सो स्टिफल्ड देयर, स्टिफल्ड का मतलब होता है एकदम घुटन महसूस करना। तो 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को स्कूल में एकदम घुटन जैसी महसूस हुई। डैट ही फेल्ट द स्कूल फॉर गुड, ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने ये जो है इरादा किया कि वो स्कूल को सदा के लिए उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि फिर। तो द प्रीवियस ईयर्स, पहले साल में अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को संबंधियों के पास उन्होंने छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद, यानी कि गहरे विचार विमर्श के बाद, Einstein's God wishes continued to his education in German-speaking Switzerland in a city which were more liberal than Munich। तो एक लंबे और गहरे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई। क्या इच्छा पूरी हुई? टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी कि जर्मन से स्विट्जरलैंड की भाषा, जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने वाली इच्छा पूरी हुई। और वो कहाँ था? इन अ सिटी व्हिच वर मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार शहर माना जाता था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अब जो आइंस्टीन थे उनको मैथ में कुछ ज़्यादा ही प्रतिभा प्राप्त थी, यानी कि गणित में बहुत प्रतिभाशाली थे, और फिजिक्स में भी उनकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल समाप्त करने के बाद, यानी कि स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, तो उन्होंने ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग डेट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मुस्टास, लेकिन विज्ञान ही एक ऐसा मात्र विषय नहीं था जो उस डैशिंग यंग मैन का, उस तेज युवक जिसकी लंबी लंबी मूछें लटकी हुई थी, उसके रुचि को पूरा करता।
ही आल्सो फेल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट। तो उन्होंने जो है अपने सहपाठी मिलेवा मेरिक में भी स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रुचि उनको महसूस हुई। होम दे फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसे वो एक क्लेवर क्रिएचर, एक समझदार प्राणी के रूप में जानते थे। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। सर्ब का मतलब सर्बियन, यानी कि ये जो यंग सर्ब थी हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। क्योंकि ये जो लड़की थी मिलेवा मेरिक, ये जो है स्विट्ज़रलैंड को आई थी सर्बिया से, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन यूरिक, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो यूरिक में विश्वविद्यालय थे वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप में कुछ ऐसे विद्यालय थे वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर औरतें यानी कि महिलाएं जो हैं स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा जो उन लोगों के विरुद्ध में था। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट वर्ड्स। तो आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा व्यक्ति देखा जो कि उन लोगों के विरुद्ध था जो कला, साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोग परिवार में भी थे और विश्वविद्यालय में भी थे जिनसे वे लगातार संघर्षरत थे। द कपल फेल इन लव, और फिर इन दोनों लोगों को आपस में प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और उसके बाद में पत्र व्यवहार होने लगा जिसमें वे अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टीन, और इस प्रकार वे विज्ञान और भावनाओं का सम्मिश्रण करते रहे। तो आइंस्टीन ने लिखा, रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो आइंस्टीन क्या लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्व महसूस करता हूँ जब हम दोनों साथ मिल करके कोई काम एक साथ में करते हैं और उसमें सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। यानी कि अगर हम कोई काम साथ में करें और उसमें फिर सफलता मिले तो कितना खुशी और कितना जो है आनंद इनको महसूस होता होगा। तो इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय से स्नातक हो गए थे और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। तो ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में काम किया। गिव प्राइवेट लेसन्स, कुछ प्राइवेट ट्यूशन्स दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और अंत में 1902 में एक सुरक्षित नौकरी इनको मिली जो कि पेटेंट के ऑफिस रूप में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में बर्न नामक स्थान पर मिली इनको। व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पर ये सोचा जाता था कि वे अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करेंगे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और आइंस्टीन वास्तव में अपने विचारों को गोपनीय तरीके से विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपनी मेज एट वर्क जिस पर वे काम करते थे, द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसको क्या बोलते थे, यानी कि उस मेज के दराज को सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो की संज्ञा दी थी। ही इज सेड, ऐसा कहा जाता है, टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, बहुत ही मजाक पूर्वक तरीके से, ही डेस्क ड्रायर, अपनी जो डेस्क में ड्रायर थी यानी दराज थी, एट वर्क जिस पे वो डेस्क पे काम करते थे, उसको किस बात की संज्ञा दी, द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो की उन्होंने संज्ञा दी थी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory at relativity। तो सन 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी पे भी था, अकॉर्डिंग टू जिसके
अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, जिसके हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस जो है यानी कि समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। तो इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। अभी क्या बोलते हैं कि वास्तव में दो पूर्ण रूपेण सही घड़ियाँ, यानी पूर्ण रूप से दो सही घड़ियाँ, यदि उनमें से एक दूसरी घड़ी के सापेक्ष यानी बराबर चलती, बहुत तेज़ चल रही है, तो वो सही समय नहीं बता सकती, यानी कि एक सेम टाइम नहीं बता सकती। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर एक यात्रा करने के बाद में फिर से साथ साथ वो आएँ। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बिन मूविंग वेरी फास्ट, और अगर उनमें से एक भी बहुत तेज़ चल रही है टू अदर, दूसरे की अपेक्षा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इस प्रकार से दुनिया का यानी संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है जो मास और एनर्जी के बीच का संबंध वर्णन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं E बराबर mc²। दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, M for mass and C for the speed of the light in vacuum about 3 lakhs km per second. When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप एक लड़की के साथ में 2 घंटे बैठते हैं, it seems like 2 minutes, तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट हुए हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब आप एक किसी हॉट स्टोव के पास में 2 मिनट बैठते हैं, it seems like 2 hours, तो ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे बैठे हैं। डैट इज़ रिलेटिविटी, यही संबंध है। अल्बर्ट आइंस्टीन ये बोलते थे। तो व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब वो भौतिक विज्ञान में या भौतिक में सबसे कठिन प्रश्नों को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था उसमें, यानी कि जो व्यक्तिगत जीवन था उनका वो बिगड़ रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, तो अल्बर्ट जो थे वो चाहते थे कि अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे मिलेवा से विवाह करें। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माता जी इस चीज़ के विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि जो मिलेवा है उनके बेटे से 3 वर्ष बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी है। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और उनको मिलेवा की बुद्धिमानी से भी परेशानी होती थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, और क्या ये बोलती थी कि मिलेवा तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। हिज मदर से उनकी माता जी बोलती थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और वो उन्होंने क्या कहा कि आइंस्टीन इस विवाह, तो फिर जब ये बात समझाई या बताई तो आइंस्टीन ने उस विवाह को स्थगित कर दिया, यानी कि मिलेवा मेरिक से उन्होंने शादी नहीं करी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, और अंत में दोनों का विवाह 1903 में हो गया और उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद द मैरिज फाल्टर्ड, मैरिज जो है यानी कि शादी जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, तो इसी बीच क्या हुआ, मिलेवा की जो बौद्धिक क्षमता थी वो नष्ट हो रही थी और वह एक दुखी घरेलू पत्नी बनकर रह गई। आफ्टर ईयर ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और लगातार लड़ाई करने के कई सालों बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, यानी कि 1919 में आखिरकार उन दोनों लोगों ने अलग रहने का निश्चय कर लिया, यानी कि तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, अब आइंस्टीन का एक नया व्यक्तिगत अध्याय उनकी विश्व ख्याति में उनके साथ में चलना शुरू हुआ। इन 1915 यानी 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ही हैड
ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की नई व्याख्या प्रदान करती थी। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ डेट इट वाज एक्यूरेट, तो 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ तो इस चीज़ ने उन्हें सिद्ध कर दिया कि उनका सिद्धांत बिल्कुल सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू व्हिच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आइंस्टीन ने बहुत पहले ही शुद्ध रूप से गणना कर ली थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, यानी कि पहले से ही उन्होंने गणना कर ली थी शुद्ध रूप से। द एक्सटेंट टू द व्हिच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कितनी सीमा तक प्रकाश विचलन करेंगे। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, अब उन्होंने ऐसा कारनामा किया था, यानी कि ऐसा कार्य किया था कि समाचार पत्रों ने भी ये कहा कि आइंस्टीन का कार्य एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टीन को जो है 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब उनके पास एकदम एक बौछार तरीके से हो गई थी, एक सम्मान की वर्षा करी गई उनके ऊपर और सारे संसार से बधाई पत्र मिले। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उनको बहुत ज़्यादा, लॉडेड का मतलब होता है अप्रिशिएट किया जाना। When the Nazi came to power in Germany 1933, तो जब नाजी लोगों का जो है नाजी पार्टी कह लो, नाजी पार्टी या नाजी लोग सत्ता में आए 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन ने क्या किया, अमेरिका में जाकर के वो बस गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अपरोर, जब 5 वर्ष बाद बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज की जा चुकी थी और इससे अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशानी हुई। मैनी ऑफ देम, तो उसमें से बहुत सारे लोग हैड फ्लेड फ्रॉम फास्किसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, तो फास्किज्म का मतलब होता है फांसीवाद, तो इनमें से बहुत सारे लोग फांसीवाद से डरकर भाग गए जैसे आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और उन्हें अब ये भय था कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अपने एक साथी के बार बार अनुरोध करने पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार का एक ही बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक जो है किसी पोत पर विस्फोट कर दिया जाए, माइट वेरी विल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, तो सराउंडिंग टेरिटरी का मतलब होता है आसपास के घिरे हुए जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उनको सबको वो नष्ट कर देगा, यानी कि सारे पोत को तो नष्ट करेगा लेकिन आसपास की कुछ भूमि को भी वो नष्ट कर देगा। His words didn't fail to have an effect, और उनके इन शब्दों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, कि अमेरिका वालों ने क्या किया, अपनी गुप्त परियोजना से परमाणु बम का विकास किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और 1945 में जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर उनको गिराया।
आइंस्टीन वॉज डीपली सीकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टीन को अत्यधिक विनाश के कारण गहरा शोक पहुंचा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन, और इस पत्र में उन्होंने प्रपोज यानी प्रस्ताव दिया था फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, पूरे जो है विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव उन्होंने रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और रूजवेल्ट को लिखे उनके पत्र का जो प्रभाव हुआ, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशकों में, यानी कि अनलाइक द लेटर रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, उनके इस पत्र का लिखने का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशकों में आइंस्टीन गॉट यूर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन जो थे अगले 10 वर्षों में राजनीति में अत्यधिक जोशीले ढंग से शामिल हुए। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और जब वो राजनीति में शामिल हो गए तो हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए और अपनी लोकप्रियता और शांति को लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने में उन्होंने उपयोग किया। कि क्या कैंपेन मतलब अभियान चलाए पीस शांति के लिए, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, पूरी अपनी पॉपुलरिटी लोकप्रियता को उन्होंने इसी में लगा दिया। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 76 साल की उम्र में 1955 में उनका देहांत हुआ। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई, उतनी ही प्रशंसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी उनकी करी गई। तो ये रहा आपका लेसन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि आइंस्टीन ने किस तरीके से अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया और संसार के लिए एक E=mc² सूत्र भी प्रदान किया, इसलिए उन्हें आज भी जीनियस माना जाता है। यानी कि जब वर्ड हम जीनियस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी याद आती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।